मैं आपको एग्जाम कैसे अपीयर करना है उसके टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। पहले गलतियां करने दी, अभी सब गलतियों को मार्क करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए था, ठीक है। हो गया, ऑलरेडी बंद हो गया अलार्म बेटा, 0-0 हो गया है। आवाज आ रही है अलार्म की? अच्छा ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। अब आ रही है आवाज अलार्म की? चलो गुड। आगे सबने कंसेप्ट बुक निकाला? हमारे जो कॉमन पॉइंट्स हम जहां पे लिखते हैं सेक्शन के बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टिप्स टू अपीयर इन एग्जाम। इंपॉर्टेंट टिप्स टू अपीयर इन एग्जाम। एग्जाम में अपीयर करने के लिए कुछ खास टिप्स दे रहा हूं, एक एक टिप्स बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में इसको देख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया आप भी एक जगह पे इसको कृपया अच्छे से नोट करके रखिए। चलो डन। बच्चों एक मिनट होल्ड, यहां से लेके समय सेव करना है तो अगले प्लीज आधे घंटे तक शांत रहना, तुमको डिस्कशन का पूरा समय मिलेगा, जस्ट वेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू अपीयर इन द एग्जाम, पॉइंट नंबर 1, कृपया सब लोग इन टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। सिर्फ ये टिप्स फॉलो करके ही 3 से 4 मार्क का इजाफा तुम्हारे सिर्फ पेपर अपीयरेंस में हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग के साथ 4 से 5 मार्क या 3 से 5 मार्क मिल रहे हैं तो इट्स वर्थ इट, ठीक है। सो कृपया एक एक टिप लिखेगा। टिप नंबर 1 जो हमने हमेशा हमारे फॉर्मेट में फॉलो किया है, ड्रॉ द मार्जिन। ना बहुत सारे बच्चों ने आज मार्जिन ड्रॉ नहीं किया, मैंने पेपर देखे हैं, हाथ रेस कीजिए कृपया जिन्होंने मार्जिन ड्रॉ नहीं किया है राइट हैंड साइड पे। चलो फर्स्ट मैं 4-5 लोग तो देखे ही है कम से कम, आई नो घाई में हसल में कुछ लोगों ने नहीं किया, करो हाथ रेस करो, ठीक है। ये इतना अपने आंसर राइटिंग करने के बाद भी 4-5 लोग, सी यू अंडरस्टैंड, और ये हसल में होता ही है। सो पॉइंट नंबर 1, राइट द मार्जिन या ड्रॉ द मार्जिन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। पॉइंट नंबर 2, राइट द क्वेश्चन नंबर एट 2 प्लेसेस। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मार्जिन एज वेल एज सेंटर ऑफ द पेज, ठीक है। सी इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस का करने के बाद भी आई नो, सो राइट द क्वेश्चन नंबर एट 2 प्लेसेस, ठीक है। मार्जिन में भी एक जगह लिखना है और सेंटर ऑफ पेज में भी एक जगह लिखना है, ठीक है। आपको ये लिखना ही चाहिए, अगर आपका क्वेश्चन नंबर गलत हो रहा है तो आपको उसी वक्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब टिप्स लिख रहे हैं, सबने लिखने हैं टिप्स, आपने किया होगा तो भी लिखने हैं, नेक्स्ट टाइम गलती ना हो इसलिए। टिप नंबर 3, रीड एंटायर क्वेश्चन पेपर, रीड एंटायर क्वेश्चन पेपर, mark 2 type of questions, mark 2 type of questions. Point number A, questions with big weightage, questions with big weightage bracket में need to be handled carefully, questions with the big weightage bracket में need to be handled carefully. एंड पॉइंट नंबर बी, फेवरेबल क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं, पॉइंट नंबर बी, फेवरेबल क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं, जो आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस बनेंगे, फेवरेबल क्वेश्चंस ब्रैकेट में स्कोरिंग क्वेश्चंस, स्कोरिंग क्वेश्चन, ठीक है। आप पेपर पढ़ते से ये 2 चीजें मार्क हो जानी चाहिए। क्वेश्चंस विद बिग वेटेज वाले, ये ऐसे सवाल है जिसके अंदर शगुन का 1-1, 2-2 मार्क तुम छोड़ने वाले हो, या तो फिर वैल्यू और काटने वाला है, तो तुम्हारा बिग वेटेज के क्वेश्चन में सबसे पहला दायित्व बनता है कि इन क्वेश्चन में सबसे कम मार्क कटे। अगर 6 से 7 सवाल 100 मार्क के पेपर में बिग वेटेज वाले आ रहे हैं तो शगुन के 6 से 7 मार्क कट जाएंगे। एक्चुअली ये 6 से 7 मार्क जो कट रहे हैं ये एक्चुअली कटने नहीं चाहिए। वही अगर स्मॉल वेटेज वाले क्वेश्चंस रहते तो हो सकता था हम उसके अंदर पूरा स्कोर करें, बट जब सवाल 4 मार्क से ऊपर जाता है, 6 मार्क या 8 मार्क का, तो वैल्यूअर ट्राई करता है कि शगुन का 1-1 मार्क या 2-2 मार्क काट ले।
कंसेप्ट समझ में आया? सो क्वेश्चंस विद अ बिग वेटेज रिक्वायर अ प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है? क्वेश्चंस विद अ बिग वेटेज के लिए आपको प्रॉपर प्लान चाहिए कि नहीं, ये सवाल में मेरा एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। जब आप इस एटीट्यूड के साथ लिखोगे कि इसमें एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए, तब जाके फिर भी आपका एक मार्क कटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि वो वैल्यूअर है, वो काटेगा तो कंफर्म, पर आपका पूरा कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि मेरे को तो ऐसा लिखना है कि एक भी मार्क ना कटे। क्योंकि ऐसे 5 से 7 सवाल तुम्हारे अगर एग्जाम में है तो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा पेपर ऑलरेडी 7 मार्क कम ही चेक किया जा रहा है। इट इज लाइक 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है ही नहीं, 93 मार्क्स का ही पेपर है। देन देयर इज नो सेंस ना। सो बिग क्वेश्चंस पहले से मार्क कर लो पेपर में कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उनको अपीयर करने जाओ तो पहले से प्रॉपर प्लान करके तुम उनके आंसर्स लिखो, ठीक है? ये रिस्की वाला एरिया है जो हमने मार्क कर लिया। दूसरा, हमने हमारा फेवरेबल वाला एरिया मार्क कर लिया, मतलब हमने हमारा स्ट्रेंथ भी मार्क कर लिया है, हमारा वीकनेस भी मार्क कर लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो इसमें से आपको दोनों चीजों के ऊपर अच्छा है, स्ट्रेंथ के ऊपर पूरे मार्क्स चाहिए, एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए, और वीकनेस के ऊपर हमने ट्राई करना है कि हमने मैक्सिमम स्कोर करना है जितना पॉसिबल है उसके हिसाब से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करना। जब आप पेपर पढ़ते हो तो ये मार्किंग होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर लॉ, इट्स फॉर ऑल द पेपर्स। जो टिप्स दे रहा हूं सभी पेपर्स में आपके काम में आएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार यस और नो। लॉजिकली समझ में आ रहा है, पट रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। लास्ट बेंचेस यस और नो। नेक्स्ट टिप, ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। Always put your best foot forward. Always put your best foot forward. It can be of two types. It can be of two types. Point number 8. A time saving question. A time saving question. Point number B. A best content question. A best content question. टाइम सेविंग क्वेश्चन के बाजू में ब्रैकेट में लिखना नॉर्मली एमसीक्यूज। नॉर्मली एमसीक्यूज। एंड बेस्ट कंटेंट क्वेश्चन के ब्रैकेट में वेयर यू कैन गिव योर बेस्ट, ब्रैकेट में वेयर यू कैन गिव योर बेस्ट। ओके, अब मैं यहां से सभी बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे से कृपया फोकस कीजिएगा, तुम कौन से कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से जज कर लेना, ठीक है? यहां से मैं बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक जिनके पेपर खत्म होते हैं, एक नॉर्मली जिनके पेपर खत्म नहीं होते। नाउ यू डिफाइन योरसेल्फ कि तुम कौन से कैटेगरी में हो। एक तो तुम्हारे पेपर नॉर्मली खत्म होते हैं, नहीं तो तुम्हारे पेपर नॉर्मली खत्म नहीं होते। अगर तुम्हारे पेपर नॉर्मली खत्म होते हैं तो तुमने वो सवाल अपीयर करना चाहिए जो तुम्हारा बेस्ट कंटेंट है, बी वाला, ऑप्शन बी। अगर तुम्हारा पेपर हमेशा नॉर्मली खत्म होता है तो तुमने तुम्हारा बेस्ट फुट क्या रखना चाहिए, जो तुम हमेशा बहुत अच्छा सवाल लिखते हो वो सवाल सॉल्व करना है। यू शुडंट गो फॉर एमसीक्यू, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छे से खत्म हो रहा है, क्लियर है? तो तुमको टाइम सेविंग की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जिनके पेपर खत्म होते हैं यू शुड पुट कि तुम्हारा बेस्ट कंटेंट क्या है, तुम किस प्रकार से उसको लिखना चाहते हो, कि ये लिखने के बाद तुम्हारा 1 मार्क भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं कटेगा, उल्टा 1-2 ज्यादा देके जाएगा अगले 2-3 सवालों में। ऐसा वाला तुमने लिखना है जिनके पेपर खत्म होते हैं समय से। पर जिनके पेपर समय से खत्म नहीं होते हैं, दे शुड सर्च फॉर, पहले आधे घंटे में ही तुमने सर्च करना चाहिए कि कौन से ऐसे सवाल है जहां पे तुम्हारा समय बच सकता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा लैक ड्रॉबैक ये है कि तुम्हारा अगर 5, 6 या 10 मार्क का सवाल छूट जाए ना 100 मार्क के पेपर में, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रैंकिंग 10 मार्क से वैसे ही नीचे आ चुका है, विच शुड नॉट हैपन। तो जिनके पेपर नॉर्मली खत्म नहीं होते, दे शुड सर्च फॉर द क्वेश्चंस विच सेव टाइम, जैसे एमसीक्यूज, ठीक है? छोटे क्वेश्चन जो थोड़ी डिफिकल्ट है बट आंसर उसके अंदर कंटेंट वाइज कम है, ऐसे सवालों का आप ढूंढिए अगर आप समय पे पेपर खत्म करने वालों में से नहीं हो, ठीक है? सो ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जिनका समय से पेपर खत्म नहीं होता, दे शुड ऑलवेज लुक फॉर द क्वेश्चन जो पहले आधे 1 घंटे में तुमको थोड़ा एडिशनल समय देके जाए, और जिनके पेपर खत्म होते हैं बहुत अच्छे से, दे शुड लुक फॉर द बेस्ट आंसर्स दैट दे कैन प्रोवाइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। ये ओवरऑल पेपर प्लानिंग में आपको काम में आएगा। अगर आपका पेपर खत्म नहीं होता और आपने पहले आधे 1 घंटे में 5 से 10 मिनट भी बचा लिए, दैट मींस तुमने 10 मिनट इंश्योर कर लिए कि ये 10 मिनट तुम यूज करने वाले हो एट द एंड ऑफ पेपर, जिसमें तुम्हारा पेपर खत्म हो सकता है, क्लियर है? और जिनके पेपर खत्म होते हैं तो तुमने पहले ही बहुत अच्छे आंसर लिख के ये इंश्योर कर लिया है कि भाई साहब मैंने मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है, यहां से मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए।
आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। अगर आपका दोनों मतलब ऐसा सिचुएशन है कि भाई मुझे पेपर अच्छे से खत्म होता है, ठीक है, और मेरे को कोई समय वगैरह नहीं लगता है, या मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे को नॉर्मली कभी पेपर खत्म होता है कभी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड लुक फॉर द लेंथ ऑफ द पेपर, कि ये पेपर लेंदी है या ये पेपर शॉर्ट है। ठीक है, अगर पेपर लेंदी है सेव टाइम, अगर पेपर शॉर्ट है गो फॉर द बेस्ट आंसर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? नॉर्मली ये दो ही कैटेगरीज में डिवाइड होगा, सेविंग टाइम एंड बेस्ट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? टिप नंबर नेक्स्ट। आगे, always see marks first, always see marks first and then read the question, always see marks first and then read the question। 99% जनता ये गलती करती है कि पहले सवाल पढ़ लेती है फिर देखती है कितने मार्क्स का है। देखो सिचुएशन क्या हो रहा है आप समझिए, जब आप सवाल पढ़ते हो ना, नोइंगली अननोइंगली तुम्हारे दिमाग में आंसर का प्लान शुरू हो जाता है, और फिर जब तुम मार्क देखते हो, अरे यार इतना बड़ा आंसर इतने से मार्क के लिए कैसे लिखूं, देन यू गो अगेन फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन कि मैं क्या कट शॉर्ट कर सकता हूं, कुछ नहीं। सो ऑलवेज रूल नंबर याद रखना, ऑलवेज सी मार्क्स फर्स्ट। पहले देख लो 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, 6 मार्क का है, 8 मार्क का है, कितना मार्क का है पहले देख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। उससे आपके दिमाग में मार्क भी दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, तो आंसर का प्लानिंग सटीक आएगा कि भाई इतने मार्क्स के लिए मेरे को इतना ही लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो हमेशा सबसे पहले क्या देखने चाहिए? मार्क्स, कि आप क्या कितना मार्क्स का सवाल है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर आंसर वेरी प्रॉपरली, और एक्स्ट्रा समय नहीं जाएगा जो तुम पढ़ते हो फिर मार्क्स देखते हो फिर वापस से पढ़ते हो, नहीं। एक ही बार मार्क्स देखो, एक ही बार पढ़ो, प्लान आंसर को लिखना शुरू कर दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। एंड प्लान क्या लिखा है? ऑलवेज सी द मार्क्स फर्स्ट एंड देन रीड द क्वेश्चन एंड प्लान द आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। प्लान द आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? चलो सर, क्वेश्चन पेपर में मार्किंग करना अलाउड नहीं है। सी एटलीस्ट यू हैव पेंसिल और पेन, तुम एक एक डैश तो मार ही सकते हो ना, उसको कॉपी नहीं माना जा सकता। सो जो तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं ज्यादा वेटेज वाले, उनको पेन से टिक करो, जो तुमको तुम्हारे बेस्ट आंसर्स लग रहे हैं उनको पेंसिल से टिक करो। सो यू कैन ट्राई दैट ना, छोटी छोटी चीजें है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगला। ओके, नॉर्मली अभी मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूं, ये टिप मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये टिप पटेगा, बहुत सारे बच्चों को ये टिप नहीं पटेगा, बट कृपया आप इसको 3 घंटे के पेपर में टेस्ट सीरीज में कृपया यूज करके देखिएगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। आज तो 1 ही घंटे का टेस्ट था, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ बर्डन, पर जब मैं टेस्ट का पेपर नेक्स्ट स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स, तो यू विल यूज दिस। ठीक है, तो एग्जाम में इसका बहुत जरूरी पड़ता है। ठीक है, 2 चीजें याद रखना, थ्रू आउट द एग्जाम में तुम्हारा दिमाग पूरा फ्रेश चाहिए, पूरा 3 घंटे के लिए। इट शुड बी एज फ्रेश एज जैसे तुम नींद से उठे हुए हो और ब्रश वश करके शांति से बैठे हुए हो, इतना फ्रेश दिमाग चाहिए, क्योंकि फ्रेश दिमाग से ही प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से अपीयर कर सकते हो। सिंपल इक्वेशन है, फ्रेश माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेटर प्लानिंग फॉर द पेपर। कंसेप्ट समझ में आया? साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर पर्सन का अटेंशन स्पैन ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स का होता है। दूसरी बात, तुम्हारे माइंड को फ्रेश करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है हाइड्रेशन की। काय की बोले एक बात जो है हाइड्रेशन, द मोर योर बॉडी विल बी हाइड्रेटेड द मोर फ्रेश यू विल बी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो ट्राई कीजिएगा, स्पेसिफिकली इसकी थोड़ी आदत लगानी पड़ेगी, पर इसका आपको 2-3 मार्क में इजाफा जरूर दिखेगा। 45 मिनट्स का आंसर, 45 मिनट्स का टाइम है, बॉडी भी हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर every 35 to 40 minutes, after every 35 to 40 minutes, take 2-3 sips, ठीक है, पानी के, and plan your next 45 minutes. Are you understanding? After every 45 minutes क्या करना है? 35 to 40 minutes, take पानी, बैठ जाना, पेपर आपका वहां पे आंसर खत्म हुआ, आंसर खत्म कर लो। ऐसा नहीं कि आंसर बीच में चल रहा है बैठ गया पानी पीऊंगा, नहीं, कंप्लीट योर आंसर। दैट्स व्हाई आई कीप इट वेरिएबल, 35 to 40 minutes, कीप कंप्लीट योर आंसर। बॉटल उठाइए, 2-3 सिप कीजिए, अगले 45 मिनट्स प्लान कीजिए, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन एनीवे साइंटिफिकली 45 मिनट्स वर्क करने वाला है। कंसेप्ट समझ में आया? सो अगर आप उसको और अच्छे से प्लान करते हो, 1-2 मार्क का इजाफा वही होगा। अगर आप हर 45 मिनट्स के स्पैन में भी 1-1 मार्क या 2-2 मार्क का इजाफा कर रहे हो,
तो थ्रू आउट द पेपर में आपको 4 स्पैन मिल रहे हैं, 4 से 5 मार्क का इजाफा वही हो जाएगा, जस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो यू कैन राइट योर आंसर्स बेटर। ऊपर से आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो कोई भी पेन नहीं होगा, बॉडी के अंदर की सर्कुलेशन सिस्टम बहुत प्यार से चल रही होगी, तुम्हारा दिमाग बहुत फ्रेश रहेगा। पानी से हमेशा दिमाग फ्रेश होता है। दिस बॉडी 70% वाटर, ब्रेन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली 70% वाटर, तो तुमको कंसिस्टेंटली जरूरत होनी चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर। नो, दिस इज फॉर द बॉडी एंड माइंड लेवल। आई नो टिप थोड़ा सा ऑड है बट दिस वर्क्स। मैंने मेरे केसेस में बहुत ज्यादा किया है और मैंने तो बीमारी में पेपर दिए थे, as I have told you। बोलो हाँ है ना? So this works very well। अगर आप बीमार हो, सोर थ्रोट है, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर पेपर, फिर तो बॉडी हाइड्रेट करना बहुत कंपलसरी है, एक्सेप्ट यू आर गोइंग थ्रू कोल्ड और कफ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो राइट दिस टिप। दिस इज, अब ये ट्राई करने के ऊपर है, आप कितना ट्राई करते हो। सो राइट डाउन। Scientifically the attention span is of 45 minutes। Scientifically the attention span is of 45 minutes। Scientifically the attention span is of 45 minutes। So after every 35 to 40 minutes, so after every 35 to 40 minutes, whenever you complete the question, have 2-3 sips of water, and plan your next 45 minutes, plan your next 45 minutes। ठीक है? समझ में आया पक्का सबको? एवरीबॉडी यस और नो? चलो नेक्स्ट चीज। अच्छा, हम यहाँ पे टाइम पास भी नहीं कर रहे हैं, हमारा अटेंशन स्पैन को हम ब्रेक दे रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, साथ में हम प्लान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली बैठे हैं। सो वो समय आपका यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो समय आपका यूज नहीं हो रहा है। ये मत करना कि पानी पी रहे और नजारे देखने बैठ गए कि कौन सी अच्छी लड़की है क्लास के अंदर। समझ में आ रहा है? फिर उसके ऊपर इंप्रेशन मारने के लिए सर सप्लीमेंट, डोंट डू दिस। क्लियर है? आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट। Okay, now I am going for कोर वाला एरिया। अब तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो उस वक्त वाला एरिया। सबसे पहली गलती जो सब लोगों ने आज टेस्ट पेपर के अंदर की, अगर आप देखोगे तो आपके केस स्टडी के अंदर 2-3 सवालों के जवाब आप बिना केस स्टडी पढ़े भी दिए सकते थे, पर सब लोग पहले केस स्टडी पढ़ने लगे। क्यों पढ़ना है तुमको? अल्टीमेटली तुम्हें क्या लिखना है? आंसर लिखना है। बिना केस स्टडी पढ़े अगर आंसर आ रहा है तो केस स्टडी में समय क्यों बर्बाद करना है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो राइट डाउन नेक्स्ट रूल। Whenever there is a case study based MCQs, whenever there is a case study based MCQs, whenever there is case study based MCQs, read the MCQs first. Read the MCQs first. हाइड्रेट नहीं, पानी पीना है, हाइड्रेशन। कैसी जिंदगी है? So whenever there is case study MCQs, read the MCQs first. Read the MCQs first, and if required, read the case study. And if required, read the case study. Full stop. These questions are best to save the time. These questions are best to save the time. These questions are best to save the time. समय सेव करने के हिसाब से ये सवाल सबसे अच्छे होते हैं अगर आप रिवर्स मोड में जाओ कि एमसीक्यू फर्स्ट देन केस स्टडी। अगर आप केस स्टडी पढ़ते बैठो तो तुम्हारा केस स्टडी जाया जाएगा। क्लियर है? एमसीक्यू तुम बिना पढ़े, तुम मुझे बताओ, पहले 2-3 एमसीक्यू के आंसर तो बिना केस स्टडी पढ़े भी दिए जा सकते थे, तो क्यों पढ़ के? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ है ना? सो यहाँ पे समय सेव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? नहीं, टेस्ट पेपर में दिया है तो सब पढ़ना है नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैंने इतना मेहनत करके दिया ना टेस्ट पेपर, बहुत बढ़िया। आईसीआई को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आगे बच्चों ध्यान देना।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जब भी आप क्वेश्चन पे, बच्चों ध्यान दो प्लीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टाइम पढ़ो तो क्वेश्चन पेपर बेटा याद रखिएगा दो तरीके से रीड किया जाता है। उधर लास्ट बेंचेस प्लीज फोकस। क्वेश्चन पेपर बेटा दो तरीके से रीड किया जाता है। अब मैं रीडिंग का कंसेप्ट बोल रहा हूं, बहुत प्यार से ध्यान देना। जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में आते से ही रीडिंग करने वाले हो, नेवर गो इनटू डिटेल्ड रीडिंग। ठीक है, हाथ में ही क्वेश्चन पेपर आते से ही रीड करने वाले हो, नेवर गो इनटू डिटेल्ड रीडिंग, गो फॉर स्पीडी रीडिंग। जन 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 जन, सिर्फ आपको उसके अंदर इतना देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क का है, मुझे कौन सा वाला क्वेश्चन बेस्ट आ रहा है, ठीक है, और हेवी वेटेज वाले क्वेश्चन को मेरे को मार्क करना है। फैक्ट्स आपको याद नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनीवेज जब तुम उस क्वेश्चन को अपियर करने जाओगे तुम उसको सेपरेटली रीड ही करने वाले हो, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी रीड करना ही पड़ेगा। सो पहला जो क्वेश्चन पेपर का रीडिंग होता है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं ऐसा पेपर, मैंने बहुत सारे बच्चों को आज देखा, बहुत सारे बच्चे पेपर लेते हैं एक एक चीज को मार्क करते बैठते हैं। नहीं, गो फॉर स्पीडी रीडिंग, जन 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 पूरा। इसमें आपको सिर्फ दो ही टारगेट है, मेरा बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है और हाई वेटेज वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये दो ही चीजें मार्क करनी है। यू डोंट हैव टू अंडरलाइन द फैक्ट्स फॉर द फर्स्ट रीडिंग। आधा घंटा नहीं तो न्यूज़पेपर जैसे क्वेश्चन ही पढ़ते जाओगे तुम। और इंस्टीट्यूट बहुत बेकार है भाई, इंस्टीट्यूट तुमको, ये तो बहुत छोटा पेपर है। हमारे वक्त एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट ने पेपर दिया था अकाउंट्स का, यू वोंट ट्रस्ट, नियरली 23 पेजेस का सिर्फ क्वेश्चन पेपर था। केस स्टडी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही 3.5 पेजेस का, कि पढ़ते बैठो जिंदगी के अंदर क्या निबंध है क्या नहीं है। तो ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ड्रास्टिक भयंकर वाले क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट देता है कि पढ़ने पढ़ने में तुम्हारा 45 मिनट्स गायब। आधी पब्लिक जब हमारे हाथ में पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में आधी पब्लिक 1.5 घंटे के बाद बाहर थी, बिल्कुल 45 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लग गए, नेक्स्ट 45 मिनट्स में समझ में आया कि अब नहीं होता, 1.5 घंटे बाद पब्लिक बाहर। दिस हैपेंस। सो पहला रीडिंग स्पीडी रीडिंग, ओनली असेस हाई वेटेज, ओनली असेस मुझे क्या आ रहा है। एनीवेज इमीडिएटली लिखने पे तो नहीं जाने वाले, तुमको एनीवेज क्वेश्चन बाद में पढ़ना ही है। सो फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज अ स्पीडी रीडिंग, कोई फैक्ट्स मार्क नहीं करने। मैंने देखा सब बच्चे पेन लेके, अभी इसको तुम वैसे भी वापस नहीं पढ़ने वाले क्या, पढ़ने तो वाले ही हो ना, तो काय को मार्क करना है। तुम सिर्फ ये असेस करो कौन सा बड़ा सवाल है और कौन सा तुमको आ रहा है, दैट्स ऑल। क्लियर है? सो लिखिए the first reading after the receipt of the question paper, the first reading after receiving the question paper, first reading after receive of the question paper should be speed reading, should be speed reading, just to assess high low weightage questions, high and low weightage questions, high low weightage question, and what to attempt and what not to, and what to attempt, what not to, what to attempt and का बोले एक बार उसे what not to। आइडिया क्लियर है? फुल स्टॉप। एनी हाउ यू विल रीड द क्वेश्चंस, anyhow you will read the questions in detail, anyhow you will read the questions in detail before solving, anyhow you will read the questions in detail before solving। देख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट, whenever you read the question just before solving, whenever you read the question just before solving, mark the important facts, mark the important facts, mark the important facts which you will use in the answer, which you will use in the answer, which you will use in the answer, you will use in the answer, and mark the question, and mark the question what exactly is asked, and mark the question what exactly is asked।
नहीं तो कई बार ये मिस हो जाता है कि क्या पूछा है वो भलता ही है, तुम लिख के खुद के मन से ही आ जाते हो। ठीक है, आस्ट आंसर इज डिफरेंट, मेन आंसर इज डिफरेंट। क्लियर आंसर से कोई असर ना। चलो ये टिप याद रखना एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट पेपर अपीयर करो, एग्जाम पेपर अपीयर करो, तो पहले टिप्स पढ़ के कृपया अपीयर कीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सबको टिप समझ में आ गई? चलो अब जाते हैं आंसर्स के ऊपर, कृपया आ जाइए। एक काम कीजिए, तुमने आंसर पेपर लिखा हुआ है, बाजू वाले को दे दीजिए, और बाजू वाले के पास पूरा मौका है बदला लेने का। एवरीबॉडी लाइव स्ट्रीम में काम वाली बाई को मत देना। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में आप आपके आंसर खुद चेक कर सकते हो। दे दिया सबने बाजू वाले को? बोलो हाँ। चलो, आर यू गाइज रेडी? सांगा हो। चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं बच्चों। एक बात याद रखना बच्चों, ध्यान दो बच्चों, समय लगेगा, फिर बाद में मेरे को बोलना अगर खाने का आपको ब्रेक नहीं मिला तो। कृपया ध्यान दे। चेकिंग सिर्फ तुमने पहले आंसर मत देखो, भिखारी लोग पहले आंसर देखने में जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। चेकिंग करते वक्त साइड वाले से कोई भी इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने जो पेपर है बाजू वाले का, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। लाइव स्ट्रीम में आपके हाथ में आपका जो पेपर है उसी के ऊपर फोकस करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। मैं अभी भी मेंशन कर रहा हूं, मुझे बातें नहीं चाहिए। अगर अब इसके बाद कोई बातें करेगा, सी आई नो यू आर बाउंड टू डिस्कस, क्योंकि तुमने सॉल्व किया हुआ पेपर तुम्हारे बाजू वाले के हाथ में आया है, तो यू आर बाउंड टू डिस्कस, बट अभी नहीं। ठीक है, तुमको जो डिस्कशन करना है, हमारा हाफ आवर के अंदर चेकिंग होगा, आखिरी 10-15 मिनट में सिर्फ डिस्कस करना। तो अगले आधे घंटे में अब जो भी डिस्कशन करेगा मैं उसको रेस करवा दूंगा, वो और उसका बाजू वाला दोनों। जैसे उधर का पिंक शर्ट, पिंक टी शर्ट, और उसके बाजू वाला व्हाइट टी शर्ट। रेस बेटा रेस, रेस रेस रेस। नालायक लोग, बैठो अभी फिलहाल। अभी अगर सच में किसी ने बात किया मैं उसको रेस करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस प्रकार से मार्किंग बोल रहा हूं उस प्रकार से करना है। तुम्हारे बाजू वाले का पेपर तुम्हारे हाथ से चेक करने के पीछे का एक मात्र मकसद यह है, तुमने जो गलतियां की है वो तो तुमको याद होंगी, बाजू वाले की भी गलतियां पता चलेगी, तुमको ये पता चलेगा कि वैल्यूअर के ऊपर क्या टॉर्चर होता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो वो जरा ज्यादा कि देखो, खुद की गलतियां इंसान इग्नोर कर सकता है, पर दूसरे की गलतियां हमेशा इंसान इग्नोर नहीं करता ना। चलिए शुरू करते हैं। रेड कलर का मस्त पेन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वेदर विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विजय एंड मिस्टर शंकर एज नॉमी ऑफ कासा। ये देखो, मैं दो तरीके से ये चीज कर सकता हूं। एक तो मैं तुम्हारे ग्रुप के ऊपर मॉडल आंसर दे सकता हूं और तुम खुद चेक कर लो, या तो फिर मैं यहां मेरी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करके चेकिंग करवा सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कंपल्सरीली साइलेंस लगेगा। एक दूसरे बेटा, ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट वाला दोनों रेज हो जाइए, रेज फास्ट। कोई किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है अब, यहां से सीरियस लेवल पे खुद का पेपर खुद चेक करना, गेम ओवर। हम आंखों के सामने जो पेपर है, मेरे को कोई भी डिस्कशन करते हुए देखा मैं रेस करवा दूंगा, लेट्स गो। और अभी तो रेस करवाऊंगा, कल भी रेस रखूंगा, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। With reference to the appointment of Mr. Vijay and Shankar as a nominee of Casa de Goa OPC Private Limited, out of following who is eligible to be a nominee? Any natural person, any legal person excluding minor, any natural person who is resident but excluding क्या बोले एक बार उसे minor, या तो फिर डी वाला natural person, citizen of India, resident, A B C D, it's option number C.
कल जिन्होंने वनडे रिवीजन अटेंड किया था उनको ये आंसर आना ही चाहिए। कल के रिवीजन में मैंने इस चीज को पिन पॉइंट किया था, हालांकि मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं पता था, पर मैंने जानबूझ के पिन पॉइंट किया था क्योंकि ये मेरे को पता था कि पास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इट्स ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एमसीक्यू के आंसर लिखते वक्त पहले आंसर और एक लाइन में रीजन देना जरूरी है या एटलीस्ट सेक्शंस के रेफरेंस देना जरूरी है। तो आई होप सो कि आपने 2 सबसेक्शन 62 एंड सेक्शन नंबर 3 लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आपको 2 में से सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। क्या पता नहीं था? 1 सेकंड होल्ड। क्या पता नहीं था कि एमसीक्यू में सेक्शन नंबर लिखना है या आंसर? मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 2 मार्क तुमको सिर्फ ऑप्शन सी लिखने के देंगे? इतना भी सी नहीं है पेपर सेटर। सीरियसली, मतलब यहां का सेंटेंस उठा के जैसा का वैसा लिखने के लिए तुमको 2 मार्क्स देंगे? 1 सेकंड, तू क्या 11वीं 12वीं के पेपर दे रहे हो या बीकॉम के पेपर दे रहे हो? क्या मजाक चल रहा है जीवन में? क्या तुमको ये नहीं पता कि एमसीक्यू के अंदर तुमको एक रीजन देना जरूरी है करके? काट, 2 मार्क काटो सबके सब जिन्होंने रीजन नहीं दिए। बेशरम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम है भाई, विदाउट रीजन तुम आंसर दोगे? क्या है, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो चल रहा है क्या जीवन में? सब काटो, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। रीजन चाहिए। मैं मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज है, चलो ठीक है, लेट्स सी, ये 2 मार्क का नहीं है, 1 ही मार्क का है। तुम्हारी जिम्मेदारी एज स्टूडेंट क्या बनती है? उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने तुक्का नहीं लगाया है? हाउ ही विल नो कि तुमने तुक्का नहीं लगाया है? कैसे पता? मैं नहीं दूंगा, मैं एज ए वैल्यूअर बिल्कुल मार्क नहीं दूंगा। इमेजिन करो उसका मूड और खराब है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्रोफेशनल कोर्स सीए, मतलब कैसे बोल कैसे सकते हो रीजन नहीं देना है करके? तुमको क्या मजाक चल रहा है? इतनी सारी मेहनत अपन ने रीजन ना देने के लिए की है क्या? काटो, ऐसे कैसे नहीं कर, काटो मार्क। रीजन नहीं लिखा 1 मार्क, मैं रहूं तो मैं पूरा 0। अगला क्वेश्चन। कैसा मजाक है जीवन? 2 मार्क तुमको सिर्फ सी ऑप्शन जैसा को वैसा लिखने के लिए देंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने? मार्क 1 माइनस हुआ। आंसर के साथ रीजन चाहिए, रीजन के साथ सेक्शंस चाहिए, बात खत्म। ठीक है, रीजन के अंदर लिखना है कि एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 62 एंड सेक्शन नंबर 3 अ पर्सन हु इज अ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड नेचुरल पर्सन एंड शुड नॉट बी माइनर। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वाला, मिस्टर शंकर इफ विश टू विड्रॉ हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी कैन डू सो बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू किसको? ये थोड़ा सा किसको रिटर्न नोटिस देना चाहिए? डायरेक्टर ऑफ द ओपीसी, सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, डायरेक्टर ऑफ ओपीसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सोल मेंबर ऑफ कंपनी, ओपीसी, सोल मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार। देखो, डायरेक्टर ऑफ ओपीसी सोल मेंबर कंसिडर करने लायक है। डायरेक्टर एंड आरओसी को काय को नोटिस देंगे जीवन में? नॉमिनेशन हमारा वाला काम है। तीसरा, सोल मेंबर एंड ओपीसी एंड टू द ओपीसी, नहीं, क्योंकि सोल मेंबर ओपीसी में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। डायरेक्टर तो हमेशा रहेगा। लास्ट वाला, सोल मेंबर ऑफ द कंपनी एंड रजिस्टर ऑफ कंपनी, कोई संबंधी पैदा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। रीजन इसके पीछे अगेन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 62 सेक्शन 3 द नोटिस शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट एज वेल एज द मेंबर। द नोटिस शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट एज वेल एज केवल एक बार से मेंबर। INC2 इज फॉर नॉमिनेशन। आप यहां पे क्या कह रहे हो? आप यहां पे क्या दे रहे हो? विश टू विड्रॉ द कंसेंट। इट्स नॉट अबाउट INC2, 3 और 4, इट्स जस्ट अबाउट विड्रॉल ऑफ कंसेंट जिसका कोई INC नहीं है। ठीक है, जब हम नया नॉमिनेशन देंगे तो INC4 फाइल करेंगे। ठीक है, पर उसका रेफरेंस नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, जिन्होंने रीजंस नहीं लिखे हैं, देखो आप ऑप्शन गलत तो मार्क पूरे गए, रीजन नहीं लिखे 1 मार्क माइनस होगा। With reference to the legal position of Mr. Vijay as a member, nominee to a various OPC, which of the following statement is correct in reference to a ceiling limit in relation to the membership of the nominee of the OPC? A person other than a minor at the specific point of time can be a member in any number of OPC, but nominee in one OPC, गलत है। Can be a member in one OPC and nominee in any number of OPC, गलत है ना। आपने अगर याद किया होगा तो मैंने इसमें ICAI का व्यू और लॉजिकल व्यू सेपरेट किया था।
और मैंने बोला था एग्जाम में आईसीआई के व्यू के हिसाब से लिखना है, लॉजिकल व्यू प्रैक्टिकली यूज करना क्लाइंट के साथ। कुछ याद आया? चीट, हाँ हाँ, यही टेस्ट पेपर होता है बेटा। Point number C, can be a member in one OPC, nominee in another one OPC. D, can be a member and nominee both in any number of OPC. कौन सा वाला ऑप्शन है? 3 का यहां पे D लिखा है आंसर, ये गलत है। Can be a member in one OPC and nominee in another OPC. It's option number A, B, C या D? A, B, C या D? It's option number C. यहां का डी वाला गलत है। हाँ, सॉरी, प्रैक्टिकली इट्स बी हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकली बी हो सकता है, पर मैंने बोला था आईसीआई के हिसाब से व्यू क्या है। आई हैव मेंशन दिस प्रॉपर्ली। और मैंने ये भी बोला था कि फाउंडेशन के मॉड्यूल, इंटर के मॉड्यूल में दोनों में सेम दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बातें बंद, बोर्ड के ऊपर ध्यान, वरना मुझे आपको रेज करना पड़ेगा वापस से। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कासा। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल है, एक आध ऐसा भी टैकल करने का। मस्ट बी साइन बाय वन डायरेक्टर। एक मिनट, एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। 100 मार्क का पेपर आया, मुझे गारंटी देके बताओ कि आईसीआई तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं देने वाला। आईसीआई आउट ऑफ सिलेबस सवाल के लिए ग्रेस मार्क नहीं देता, नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है जिस प्रकार का रिजल्ट उस हिसाब से तुमको ग्रेस मार्क मिलते हैं? अभी जितने मिलते हैं उसमें से ग्रेस कटते हैं। कहां मजाक लगा के रखा है? नीचे मस्ट बी साइंड बाय वन डायरेक्टर, मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, मस्ट कंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। कौन सा वाला? अब बेसिकली देखा जाए तो साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2 डायरेक्टर से होना चाहिए, पर यह भी स्टेटमेंट एट द सेम टाइम करेक्ट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। अब दोनों में से कौन सा वाला आंसर सही है? तो रादर जब 2 चीजें सही है तो उसमें से ज्यादा सही वाली चीज चूज करना है, दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि कंपनी में, ओपीसी में 2 डायरेक्टर रहना कंपलसरी नहीं है ओपीसी में, क्योंकि एक ही डायरेक्टर होता है। सो दिस शुड बी बोर्न इन द माइंड, ठीक है। कैसा मजा आ रहा है ना? मस्त आया ना सर? ये चीटिंग है सर। ऑप्शन नंबर सी है, आंसर बराबर है पर ऑप्शन गलत है, गायब मार्क्स। चलो, मस्ट कंटेन कैश फ्लो। यस बोलिए, आवाज नहीं आ रही, धीरे बच्चों, आवाज शांति। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता ही है। कौन से ओपीसी को कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन आपका नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा होता है। स्पेसिफिक लिमिट्स के ऊपर ओपीसी को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब एज पर लॉ मुझे पता है, एज पर अकाउंट्स आई गेस आप सर से पूछिए रादर। हाँ, स्टेटमेंट लिखा, एबीसीडी नहीं लिखा, गया मार्क्स, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज भी आपने याद रखना कि दिस इज द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। उन्होंने जो आंसर्स दिए वो पास्ट एग्जाम के हिसाब से दिए, एक्सेप्ट फॉर द D1, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला। हाँ, नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर लिखना जरूरी है। विथ रेफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ शंकर टू कैरी आउट द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट कासा डी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। कौन कौन से बिजनेस नहीं कर सकते बच्चों? कौन सा वाला ऑप्शन है? एनबीएफसी कर सकता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन वाला कौन सा है? Can't carry NBFC and investment in securities of the body corporate, ये तो कर सकता है। Can't carry a NBFC but can invest in the securities of the body corporate. Can carry out non-banking financial investment, invest in the securities of body corporate. ये कहां पे ऐड करना है? विथ रेफरेंस टू ओपिनियन ऑफ मिस्टर क्या बोले एक बार उसे? शंकर टू ऐड कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट, ये ऐड करना है।
इट्स आई गेस ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये इधर का भी गलत है जीवन में, हट। हाँ हाँ, कितना मार्क? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इट्स कैनॉट कैरी आउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बट कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। चलो याद है, आइडिया क्लियर है? हाँ, ओएमआर पे शिफ्ट हुआ है, उसमें नेगेटिव होता है? नहीं होता है बोलिए। चलो बच्चों फोकस, एमसीक्यूज खत्म हो गए, जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। मुझे पूरा ध्यान डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे चाहिए। पहला, ये तो हमने सॉल्व किया था क्लास के अंदर, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स आपको ड्राइव करके देने, बोलो हाँ या ना। अरे बच्चों यस और नो? ओके, तो मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर हमने जब क्लास में लिया था तो मैंने आपको मेंशन किया था, सबसे पहले प्रोविजन के अंदर मेंशन करना है काय का डेफिनेशन, बोले एक बार से प्राइवेट कंपनी। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन हमने मेंशन किया है। ओके, सवाल कितने मार्क्स का है बोलो एक बार? कितने मार्क्स का सवाल है? 2 मार्क प्रोविजन, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क आंसर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन अगर सबने लिखा होगा तो 2 मार्क स्टेप मार्किंग में दे दीजिए, पर डेफिनेशन पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट मतलब लैंग्वेज मीट नहीं हुई चलेगा, पर कंटेंट पूरा होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ प्रिस्क्राइब कैपिटल। ठीक है, एंड बाय इट्स एओए, पॉइंट नंबर ए, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांस। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तुम कर लो पहले, फिर आराम से पढ़ाता हूं, काय को एनर्जी लगाओ। डन। ऐसा डिस्कस करके तुम कर क्या रहे हो, मेरे को एक जरा बताओ, जरा जीवन में ऐसा क्या इजाफा क्या हो रहा है? तो मार्क्स जो काटने वाला है उसको काटने हैं, बात खत्म हो गई। मैं जहां मार्क्स काटने के लिए बोल रहा हूं काटने हैं, बाजू वाले को उसके अंदर इंटरफेयर करने का कोई चांस ही नहीं है। जहां तुम्हें मार्क्स काटने हैं काटने हैं, जहां पे मैं बोल रहा हूं वहां मार्क्स कटेंगे, बाजू वाले ने ध्यान देने का नहीं है। अब ये लास्ट वार्निंग हुआ, वापस मेरे को पूरा एनर्जी इस चक्कर में लगाना पड़ा, तुमको शांत करना है, मैं बीच में डिस्कशन रोक दूंगा, बाहर चला जाऊंगा, फिर तुम तुम्हारा डिस्कशन देखते बैठो। ये टेस्ट पेपर को मैं वर्चुअली भी ले सकता था ना, पेपर दे देता, 5 लोगों को खड़ा करता, तुम्हारा टेस्ट हो जाता था, मैं घर से रिकॉर्डिंग कर लेता था, टेस्ट पेपर डिस्कशन का दे सकता था तुमको। मैं क्यों मेरी एनर्जी लगा रहा हूं यहाँ पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? वापस से आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 मार्क का सवाल है, 2 मार्क डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। डेफिनेशन में थोड़ी सी भी गलती है, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर देखिए, सेक्शन नंबर अगर गलत है तो पूरे मार्क्स कटेंगे। 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी का आपको लिखना चाहिए। डेफिनेशन प्रॉपर्ली ऐसी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी हैविंग प्रिस्क्राइब शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब जो भी है, एंड इंक्लूड एंड एज पर इट्स एओए, पॉइंट नंबर 1 रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पॉइंट नंबर 2 लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। यहां पे कुछ बच्चों ने ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर ओपीसी नहीं लिखा होगा, उसके लिए कृपया मार्क काट दीजिए 1। ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर ओपीसी लिखना जरूरी है 200 मेंबर्स के वहां पे, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और डिस्कशन में कोई नहीं जाएगा, मार्क्स कटने हैं मतलब कटने हैं। ठीक है, आप खुद के पेपर के ऊपर फोकस कीजिए जो आप चेक कर रहे हो। एक्सेप्ट फॉर ओपीसी के लिए 1 मार्क काटना है, क्योंकि ओपीसी का प्रोविजन वहां पे आपको देना ही है। नीचे जॉइंट होल्डिंग का पॉइंट आना चाहिए, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है, ये भी पॉइंट आना चाहिए। ये दोनों में से भी कोई एक पॉइंट मिसिंग है तो भी आप 1 मार्क कट कर सकते हो। सबसे आखिरी बहुत सारे बच्चों ने इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड का पॉइंट अगर नहीं लिखा होगा तो उसका भी 1 मार्क कटेगा। अगर 3-4 मिस्टेक्स है तो पूरे 2 मार्क काट दीजिए। ठीक है, इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड का पॉइंट नंबर 3 हमें चाहिए, मतलब चाहिए। आइडिया क्लियर है? वापस मेंशन करता हूं, पहला स्टेटमेंट आएगा प्राइवेट कंपनी मींस हैविंग अ कंपनी हैविंग अ प्रिस्क्राइब कैपिटल एंड एज पर इट्स एओए, पॉइंट नंबर ए रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 ब्रैकेट में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी, फिर नीचे प्रोवाइडेड दैट जॉइंट होल्डिंग शुड बी कैलकुलेटेड एज वन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एम्प्लॉय हु इज अ मेंबर शुड नॉट बी काउंटेड विद द प्रेजेंट एम्प्लॉय और द पास्ट एम्प्लॉय। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। मुझे ऐसा का ऐसा डेफिनेशन चाहिए। समझ में आया पक्का? इसमें से कहीं पे भी कोई गलती है, एक ही गलती है तो 1 मार्क, 2 गलती है तो दोनों मार्क गायब, 2 से ज्यादा गलती है तो 2 मार्क गायब। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे एक्सप्लेनेशन में इन द गिवन केस मुझे टेब्यूलर फॉर्म में ही कैलकुलेशन चाहिए। जिन्होंने टेब्यूलर फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं किए हैं कृपया उनका 1 मार्क माइनस कर दीजिए। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिया था टेब्यूलर फॉर्म में, कोई इफ नहीं बट नहीं, टेब्यूलर फॉर्म में ही मुझे आंसर चाहिए। बात खत्म। यस हाँ, मैंने पहले ही मेंशन किया मुझे टेबुलर फॉर्म में आंसर चाहिए, नहीं होगा मार्क्स कैंसिल। जरूरत तो किसी चीज की नहीं है ना बेटा, बेटर प्रेजेंटेशन ये जरूरत नहीं रहती। बेटर प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अ चॉइस जिसके ऊपर आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, जरूरत का सवाल ही नहीं है। इट्स अबाउट तुम्हारा आंसर दूसरे से कितना अच्छा है। नहीं मानना है तो आप रखो मार्क, मेरा क्या जा रहा है, मेरा काम है आपको सही एडवाइस देना, बात खत्म। जरूरत तो है ना, मैंने सॉल्व खुद ने भी मैंने टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया था, अभी आप मुझे पूछ रहे हो जरूरत क्या है, तब आपने नहीं पूछा। जब मैंने खुद ने मैंने सवाल सॉल्व करके दिया था तब मैंने खुद ने टेबुलर फॉर्म में करके दिया था, बात खत्म। ठीक है, जरूरत तो किसी चीज की, जरूरत तो आंसर पेपर लिखने की भी नहीं है, सीए करने की भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। ये तब सवाल नहीं पूछा, आज क्यों आ रहा है? मतलब अभी सिर्फ तुम्हें मार्क बचाने इसलिए तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, रादर यू शुड थिंक ऑफ योर इंप्रूवमेंट, कि मैं जो सजेशन दे रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा काम के है, रादर देन क्वेश्चनिंग मी। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर वर्क कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सो टेबुलर फॉर्म में ही आंसर चाहिए, अगर नहीं किया है 1 मार्क उसका कटेगा। स्टिल मैं दिलदार हूं इसलिए 1 मार्क रख रहा हूं एक्सप्लेनेशन का, नहीं तो मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं रहता, मैं दोनों मार्क्स उड़ा देता था। ठीक है, क्योंकि ये होमवर्क में सॉल्व किया हुआ सवाल है, इसके ऊपर एक और होमवर्क भी किया है, क्लास वर्क भी किया है, मैंने भी सॉल्व किया था, तो ये तो तुमको कोई हक नहीं है कि इसको टेबुलर फॉर्म में तुम ना रखो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वो तो 1 मार्क मैंने छोड़ दिया आंसर के अंदर। वेदर द कंपनी हैव कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर में 2 सेपरेट आंसर्स चाहिए मुझे, उसमें से एक भी आंसर मिसिंग है, हाफ मार्क कैंसिल। दोनों आंसर प्रॉपर्ली लिखे हैं तो 1 मार्क पूरा। ठीक है हाँ, प्रोविजन गलत लिखा है तो 2 मार्क गए, आंसर करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो स्टेप मार्किंग है ना, प्रोविजन के 2 मार्क, एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क, आंसर का 1 मार्क। ठीक है, तो जो गलत है वो एरिया आप कट कर सकते हो। प्रोविजन एक्स्ट्रा लिखा है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, इट्स फाइन। पर एक्स्ट्रा वाला रिलेवेंट है, पब्लिक कंपनी का लिखने की एज सच जरूरत कंपैरेटिवली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्क का सवाल है। यही सवाल 6 मार्क का रहता तो मैं आपको दोनों डेफिनेशन लिखने के लिए बोलता था, लेकिन 5 ही मार्क का सवाल है, तो अगर पब्लिक का लिखा है तो कुछ गलत नहीं लिखा है, मार्क्स पूरे 2 दे दीजिए। ठीक है, कन्वर्जन का 18 कोट करने की जरूरत किया है तो अच्छी बात है, नॉट बैड, वहां पे आपको मार्क्स कट करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन के एडिशन में कुछ भी रिलेवेंट लिखा है और एडिशनल लिखा है तो मार्क्स कट नहीं होंगे, इट्स फाइन। ठीक है, चलो हाँ, whether the existing number of the members need to be reduced for the proposed private company, no, existing number of members need not be reduced for the proposed private company, क्योंकि कितना आ रहा है टोटल 162 इज फाइन ना, 200 के नीचे है तो इट्स फाइन। ठीक है, तो एज एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स आर ओनली 162, दैट इज 2 बिलो 200, दे नीड नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, चलो यहां तक आइडिया क्लियर है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, रेड लिमिटेड was incorporated 1st April facing severe effect of depression of the economy owing to its bad financial situation। अच्छा, सेक्शन 3A वाला है क्या ये? ये हमने भी सॉल्व किया था क्लास वर्क में एज वेल एज होमवर्क में, 2 सवाल इसके भी सॉल्व किए थे, बोलो हाँ या ना। सो आप क्या लिखोगे बोलो? प्रोविजन में सेक्शन नंबर लिखा है क्या 3A? जिन्होंने 3A नहीं लिखा 1 मार्क गायब, और जिन्होंने गलत लिखा 2 मार्क गायब। अच्छा, सवाल ही 3 मार्क का है भाई साहब। अब यहां पे कांड है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली मिनिमम 4 मार्क का सवाल चाहिए था ये। मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि हमेशा पहले मार्क देखना बाद में सवाल पढ़ना। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, मेंशन ध्यान देना, अब फोकस करना, ऐसे सवाल अटेम्प्ट करना कैसे जिसमें मार्क्स कम है, कंटेंट ज्यादा है। 3 मार्क का सवाल है, अरे बच्चों बोलो हाँ है ना। 3 मार्क का सवाल है तो सबसे पहली चीज, 4 मार्क के सवाल या 5 मार्क के सवाल को जब वो 3 मार्क का देते हैं तो अपने पास इतना समय है नहीं। तो मोस्ट, अभी मैंने इसके पहले क्लास में कभी बोला नहीं होगा पर यहां मैं बोल रहा हूं, इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही कंसिडर करना, जब हम क्लास में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तब नहीं। ठीक है,
वेरी सिंपल थिंग यू कैन डू। 5 या 4 मार्क का सवाल 3 मार्क पे आता है, आंखें बंद करके एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन। ठीक है, यहां आपका सेव हो गया समय। ठीक है, आंखें बंद करके एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन, क्योंकि 3 मार्क के लिए हम 3 प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इतने मार्क्स में इतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ ना, जोर से बोलो यस और नो। सो आप एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन, अगर आपने कंबाइन नहीं किया है, सेपरेट लिखा है, कोई गलती नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, पर नेक्स्ट टाइम के लिए टिप याद रखना। ठीक है, यस। सिर्फ आंसर लिखा डायरेक्ट 1 मार्क, 1 मार्क। ठीक है, प्रोविजन चाहिए। अच्छा, अब यहां पे प्रोविजन में आप क्या लिखोगे? सेक्शन नंबर कौन सा है बोलेगा? जो से 3A। क्या लिखोगे प्रोविजन में? 2 कॉलम्स थे ना हमारे पास में बुक के अंदर, तो पहला वाला व्हेन मेंबर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर। ओपीसी लिखने का नहीं। देन इन सच अ सिचुएशन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन गेट इट टू अनलिमिटेड। क्लियर है? फिर पॉइंट नंबर 2 में बोलना in such a case the company will get a transition period of how many months? 6 months, where the liability will be still limited. liability will be still limited. Point number 3 बहुत crucial and सबसे important, क्योंकि इसके अंदर keywords आने चाहिए। क्या keywords है? ड्यूरिंग सच अ पीरियड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में still after the 6 months if number of members are below minimum then the members will be personally liable to all the debts contracted during such a period. ड्यूरिंग सच अ पीरियड मेरे को चाहिए। अगर ड्यूरिंग सच अ पीरियड नहीं लिखा होगा, चलो ठीक है, दिलदार हाफ मार्क कट कर सकते हो, वैसे एक बोलने वाला था बट ठीक है हाफ। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि तुमने आगे का आंसर सही लिखा होगा ये अज्यूम करते हुए। चलो आगे बढ़े। नीचे एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या पूछा है? नाउ मिस्टर ए एग्जिस्टिंग मेंबर हैज अप्रोच यू एडवाइजिंग रिगार्डिंग हिज लायबिलिटीज इन सच अ सिचुएशन। मुझे बताओ कौन से दिन से इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होने वाली है? ओके, इन द गिवन केस कौन से दिन इन्होंने शेयर बेच दिए हैं? 10th जनवरी ना, या 15 जनवरी? 15 ना। ओके, सो यहां पे आप ऐसा आंसर एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन करके कैसा लिखोगे? देखो ये 4-5 मार्क का रहता तो एक्सप्लेनेशन अलग आंसर अलग आता था। ठीक है, लेकिन आप यहां पे कंबाइन कैसे लिखोगे? कृपया ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, कृपया इस हिसाब से आना चाहिए। लैंग्वेज चेंज हो सकता है, कंटेंट सेम होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ इन द गिवन केस द नंबर ऑफ मेंबर्स reduced below statutory minimum, that is कितना बोले एक बार उसे? 7 on 15th of January 2019। लिखा सबने? उसी में कंटिन्यू। सो फ्रॉम 15th January कंपनी विल गेट अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। 15 जनवरी से डेट कैलकुलेट करके बोलो। इट इज 15 जून और जुलाई। सो टिल 15th ऑफ क्या बोले एक बार उसे? जुलाई। समझ में आ रहा है पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, the company has not increased the number of members till date, so in such a situation their liability will be unlimited from the कौन सा डेट बोले एक बार? 15th of July 2019। क्लियर है? अब उन्होंने 15 फरवरी नीचे लिखा हुआ है, दैट जस्ट फॉर कंफ्यूजन, दैट इज जस्ट फॉर क्या बोले एक बार उसे? कंफ्यूजन, कि बच्चा वहां पे किधर तो भी भसक जाए और एक आधा डेट गलत मेंशन करे। पर अपने को पता है कि 15 जनवरी से हुआ था, वहां से 6 महीने कैलकुलेट करो, 15 जुलाई। 15 जुलाई के बाद में पूरी की पूरी लायबिलिटी आने वाले सभी डेट्स के लिए क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। ओके, कितने लोगों का सही आंसर है? हाथ रेस करो। क्यों बाकी लोगों को क्या हुआ? है तो सॉल्व किया था ना भाई, डेट मेंशन नहीं किया क्या? कैसे? तो एक्सप्लेनेशन में तुमने क्या लिखा? भाई भाई डेट दिया है तुमको, एक्सप्लेनेशन में डेट देने पड़ेंगे ना भाई। केस स्टडी डिस्कस कर रहे हो, कैसी जिंदगी है? जमा क्या? ब्लू टी शर्ट। आगे बोलो, क्या बाजू वाले का? अरे कितने खुद का बोल रहा हूं मैं, कितने लोगों का खुद का आंसर डेट के हिसाब से सही है? ओके, क्यों इतने सारे लोगों का कैसे गलत हो सकता है? तुमने डेट मेंशन नहीं किए। एक सेकंड होल्ड प्लीज, वापस से सुनिए। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन?
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम डेट मेंशन नहीं करोगे तो प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क रह जाएगा? समझ रहे हो? केस स्टडी दिया है ना, एक्सप्लेनेशन क्यों लिखते हैं? प्रोविजन केस स्टडी के फैक्ट मेंशन करने के लिए। डेट्स नहीं मेंशन किए, करो 1 मार्क माइनस, क्या करेंगे जीवन में? अब गया वो 1 ही मार्क था, वो भी गया। 1 ही मिल रहा था, वो भी गया। बोलो, चीटिंग के अभी क्या करें जीवन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक देखो वापस से तुम्हारा शुरू हो गया। हाँ, नहीं, प्रोविजन में प्राइवेट का भी मेंशन करना, एक्सप्लेनेशन में सिर्फ पब्लिक का नहीं करना पड़ेगा ना भाई। प्रोविजन अपने को दोनों हाफ मार्क माइनस। ठीक है, प्राइवेट का भी प्रोविजन में देना। यस, कौन से 15 जुलाई से लायबल होगा? पर्सनली 15 जुलाई कैलकुलेट करके दिया ना अभी मैंने, 15 जुलाई के आगे की जितने भी डेट से। हाँ, 14 जुलाई आता है। 6 महीने 14 जुलाई कैसे? 15 ही मान लेना भाई, एकदम कट टू कट मत घुसने का। ठीक है, 15 जुलाई। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें मार्क्स कमाने के लिए इकलौता बहुत अच्छा सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, कृपया इसके पूरे 5 ले ले। बाद में मेरे को कृपया कोई चीटिंग गाली वाली नहीं देगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जैसा चाहिए वैसा सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर तुम नहीं कमा पाए, मेरे को कोई गाली नहीं देगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस बोले मुंबई में है, शिफ्ट करना चाहते हैं कहां पे? पुणे। What are the formalities has to comply under the provision of the Companies Act? सिंपल प्रोविजन, स्ट्रेट अवे आंसर। बस ये 2 चीजों के लिए 5 मार्क दे रहा हूं भाई मैं। ठीक है, अब इसमें अगर तुमने गलती की तो मेरी गलती नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है? इट डिसाइड्स द एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, डोमेसिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। आधी पब्लिक यहां पे शहीद हो चुकी है ऐसा मेरे को लग रहा है। कितने लोगों ने ये पॉइंट नहीं लिखा? कृपया हाथ रेज कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही उम्दा। 1 मार्क गायब। ठीक है, सेक्शन तो चाहिए। सेक्शन कौन सा लिखा? सेक्शन नंबर 4, 12 एंड 13। 4 क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस, 12 सेटअप के लिए, 13 अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, इसमें से 12 एक आधी बार नहीं लिखा तो मैं मान लूंगा, 4 और 13 तो मेरे को चाहिए। नहीं लिखा है, 1 मार्क गायब। 13 लिखा ही नहीं है, प्रोसीजर ही पूरी 13 की है अमेंडमेंट की भाई। 13 नहीं लिखा है तो 2 मार्क गायब करने चाहिए। हाँ, सिर्फ 12 लिखा, 2 लिख, 2 मतलब थाली में परोस के सवाल दे रहा हूं 5 मार्क कमाने के लिए, वो भी नहीं जम रहा क्या तुमसे? हद है जीवन में। ओके, सिंपल बात। 4, 12, 13। 12 एक आधी बार नहीं लिखा मैं मान जाऊंगा, पर 4 और 13 में से कोई भी सेक्शन गायब है, 1 मार्क कट। 4 और 13 में से कोई भी नहीं लिखा, 1 मार्क कट करना है। 14 कहां से आया जी? क्या चल रहा है? ए भाई तुम्हें रुक जाओ। पॉइंट नंबर 2 है बस, फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सेकंड पॉइंट के अंदर स्ट्रेट अवे हम जाएंगे, फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम 1 सिटी टू अनदर सिटी विद इन 2 डिफरेंट आरओसी बट द सेम स्टेट रिक्वायर फॉलोइंग रेजोल्यूशन। फिर ए बी सी डी आएगा क्या? बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल। ठीक है, जिन्होंने इस सिचुएशन में शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं
आरओसी चलेगा, सीजी रहे चलेगा, पर जिन्होंने जीएमओआर यूज किया है, जीएमएसआर या बीओडीओआर यूज किया है, ऑथोरिटीज के शॉर्ट फॉर्म छोड़ के जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया है माइनस हाफ मार्क। अथॉरिटी चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ अथॉरिटी के शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये लिख लिया सबने बच्चों, एवरीबॉडी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में आरओसी शिफ्टिंग का आईएनसी 23 आने वाला है। उसके अंदर पॉइंट नंबर ए, फॉर शिफ्टिंग ऑफ आरओसी आईएनसी 23 शुड बी फाइल्ड विद द फर्स्ट आरओसी, सेम विल बी रिप्लाइड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डे। पॉइंट नंबर बी में रिप्लाई विद इन 30 डेज। पॉइंट नंबर सी में सेम शुड बी फाइल्ड टू सेकंड आरओसी विद इन 60 डेज। पॉइंट नंबर 4 में सेम विल बी रिप्लाइड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डे। ये पूरा लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखा है 1 मार्क माइनस। इसमें से एक भी पॉइंट गायब है फिर भी 1 मार्क माइनस, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में से एक भी स्टेप कम हो गई, प्रोसेस गायब, पूरा मार्किंग ही माइनस में जा रहा है। बहुत बढ़िया, काट डालो, लिखना ही पड़ेगा नहीं तो 1 मार्क माइनस, गलत लिखा है तो भी माइनस। हाँ, जीएम ओआर नहीं, एसआर नहीं लिखा, ओआर कहां आएगा जीएम का, तेरे मार्क, इसके मार्क माइनस कर पहले बाजू वाले, ओआर बोर्ड मीटिंग ओआर नहीं लिखा, 1 मार्क माइनस। प्रोविजन में से कोई भी एक स्टेप मिसिंग है, रिजोल्यूशन या स्टेप, 1 मार्क माइनस। आईएनसी 22 लिखा है, माइनस 1 मार्क। 22 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 23 चाहिए सिर्फ, लिखा तो फाइन, ठीक है, अब छोड़ दे। प्रोविजन 4 मार्क का है, 1 मार्क आंसर का है। आगे मजा आ रहा है जीवन में, बहुत मजा आ रहा होगा। क्या नहीं लिखा तो, रजिस्टर्ड ऑफिस का डेफिनेशन नहीं लिखा, 1 मार्क माइनस। कोई भी अप्रूवल में से एक अप्रूवल नहीं लिखा, 1 मार्क माइनस। आईएनसी 23 में से प्रोसेस में से कोई एक नहीं लिखा, 1 मार्क माइनस। हाँ, ए भाई 1 मिनट होल्ड, शांति। मैं एक बच्चों, शांति, मैं जो बोल रहा हूं कृपया शांति से सुने, मेरे को मत पूछे कि ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा। वैल्यूअर का सेंटिमेंट तुम्हें देने के लिए, मेरे को नहीं लेना है, तुम्हें देने के लिए, खुद जजमेंट लो थोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं वापस सुनो। प्रोविजन रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है ये नहीं लिखा है, वो 3 पॉइंट वाला डोमेसिलिटी जुरिस्डिक्शन वाला, 1 मार्क माइनस। 3 अप्रूवल में से कोई भी एक अप्रूवल गायब है, 1 मार्क माइनस। पूरी प्रोसेस में आईएनसी 23 में वो 30 दिन का रिप्लाई, 60 दिन और 30 दिन के रिप्लाई में से या आईएनसी 20 में से कुछ नहीं लिखा, 1 मार्क माइनस, बात खत्म। ठीक है, खुद के हिसाब से जजमेंट लो, मार्क माइनस करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीधा नीचे आंसर में आएगा, द राम लिमिटेड शुड फॉलो द अबव प्रोसीजर फॉर द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू, क्या बोले बाजू से, पुणे। ये जिसने नहीं लिखा है उसका 1 मार्क माइनस। ये एक सेंटेंस आंसर में जिसने कंक्लूड नहीं किया है, कंक्लूड करना है ना राम लिमिटेड का, क्या सेंटेंस कंक्लूड करना है कि शिफ्ट करने के लिए ऊपर की प्रोसेस फॉलो करो। चलो 4th क्वेश्चन, मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राजू लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इन, बच्चों Raju Limited incorporated furnish following information to Companies Act. State the powers of the tribunal. False information दिया है बोले बंदे ने, बोलो हाँ है ना। कितने मार्क का सवाल है, जोर से बोलो, कितने मार्क का, 4। तो कौन से सेक्शन के ऊपर सवाल है, सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एंड वाला 7वें पॉइंट के ऊपर का सवाल है। कुछ याद आया? राजू लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, यही समझ में आना चाहिए। कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में, पर क्या 4 मार्क के लिए पूरे 7 स्टेप लिखोगे?
ओके, कृपया ध्यान दे, केस स्टडी सवाल नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट सवाल है, ऊपर से 4 मार्क का है। अब यहां पे सुनिएगा प्यार से, बाद में जो डिस्कशन करना है करना। यहां पे ओवरऑल एग्जाम का एक जजमेंट लेना जरूरी है। कृपया ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के ये वाला सवाल पुट किया है, जिसने भी किया है, बनाने वाले मेरी स्टूडेंट है ऑब्वियसली। जब ऐसा सवाल है 4 मार्क के लिए आए और आपको पता है कि 4 मार्क के लिए 7 पॉइंट लिखना मुश्किल है, डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट आया होगा कि 4 मार्क के लिए 7 लिखने हैं क्या। याद रखना, पेपर का जजमेंट ले। पेपर इजी है, पेपर इजी है, सुनिएगा, पेपर इजी है मतलब चेकिंग खराब होगा। चेकिंग खराब होना है मतलब वैल्यूअर को जहां समय मिलेगा, जहां जगह मिलेगी, मार्क्स काटेगा। तो तुमने जगह देनी चाहिए क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वैसा पेपर है इजी वाला, तो तुमने पूरे 7 पॉइंट लिखने चाहिए। ठीक है, वैसा पेपर एवरेज है या डिफिकल्ट है, एवरेज या फिर क्या बोले एक बार, डिफिकल्ट, तो ऐसे सिचुएशन में तुमने सिर्फ मेंशन करना है 7th पॉइंट। ठीक है, पर 7th पॉइंट के साथ में 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट और एनसीएलटी के 5 ऑर्डर्स, ये पूरे के पूरे मुझे वहां पे चाहिए, अगर पेपर एवरेज है और हार्ड है। ये पेपर एवरेज है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर, ये पेपर एवरेज है। तो तुमने सिर्फ 7th पॉइंट भी लिखा तो भी तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो सातों लिखे तो तुम पूरे ले ही लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सातों लिखे तो बहुत अच्छी बात है, पर मेनली मुझे 7 पॉइंट चाहिए, 447 448 और साथ में मुझे 5 ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है, यस, पूछा वही है ना जो मैं बोल रहा हूं, वही लिखा है ना, वही मैं वही बोल रहा हूं। 7वें पॉइंट में ही 447 और 5 ऑर्डर है बेटा, आंसर राइटिंग पॉइंट तो देखो। चलो डन एवरीबॉडी, पूरे लिखे हैं, 447 448 मेंशन किया है, पांचों ऑर्डर मेंशन किए हैं, तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो डन। हाँ हाँ, कायगा शगुन का टिक्का 1 मार्क, नहीं नहीं शगुन का टिक्के की जरूरत नहीं। लास्ट वाला ये भी कैश मार्क से 3 मार्क। हाँ, इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा। डिफाइन द टर्म स्मॉल कंपनी, क्या लिखा डिफाइन द टर्म स्मॉल कंपनी में? ये इसके अंदर मेरे को डेफिनेशन भी चाहिए और 4 करोड़ 40 करोड़ का अमेंडमेंट भी चाहिए। जिन्होंने दोनों लिखा है पूरे 3 मार्क, जिन्होंने दोनों में से एक भी नहीं लिखा है पूरे 3 मार्क गायब। हाँ भाई, यहां पे तुमको 4 करोड़ 40 करोड़ और डेफिनेशन दोनों के मार्क्स मिलते हैं, किसी एक चीज के मार्क नहीं मिलते हैं। जिन्होंने दोनों लिखा है सभी मार्क्स, जिन्होंने दोनों नहीं लिखा है पूरे मार्क्स गायब। हाँ, प्रोविजन मैं क्या बोला, मेरे को दोनों चाहिए, दोनों होगा तो 3, नहीं होगा 2, तीनों गायब। हाँ, क्या 2-2 करोड़ का, क्या कोई 2-2 करोड़ का कुछ लिमिट नहीं है, चेंज किया था अपन ने, 4 करोड़ 40 करोड़, पूरे 3 गायब। हाँ, अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट कौन ब्रैकेट में डाले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन गलत, 3 मार्क गायब। माइनस में है क्या? चलो हो गया, टोटल करो फास्ट। हाँ, 3 टोटल मार्क्स, 3 30 मार्क 20 सब टोटल करो, मैं पूछूंगा अभी, जस्ट वेट। अच्छा एक और बात, एक तो रह गया, जिन्होंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखा है, सुनो सुनो बच्चों बेटा, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखा 4 करोड़ 40 करोड़ लिखा, पर याद है नीचे 3 एक्सेप्शंस भी थे। अगर वो 3 एक्सेप्शन नहीं लिखे हैं, बची हुई 2 चीजें लिखे तो 1 मार्क माइनस। वो पीछे के होल्डिंग सब्सिडरी स्टैट्यूटरी कंपनी याद है, जो स्मॉल नहीं बन सकती, वो नहीं लिखा है, 1 मार्क माइनस, 3 मार्क माइनस। क्या
चलो डन बच्चों। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है रे, सुनो रे, मैं टीचर हूं रे तुम्हारा। टोटल हो गया लाइव स्ट्रीम में मजा आया सबको? 17, 18, 16, 19, 19, बहुत बढ़िया, शानदार। 17.5, 21, 17, 22, 20, एक नंबर। बैठ जाओ। ओके, आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले वो लोग हाथ रेस करेंगे जिन्होंने 25 के ऊपर मार्क्स कमाए हैं। एनीवन अबाउट 25? लाइव स्ट्रीम में दो लोग हैं, नितिन और शरद। आई होप सो कि आपने सही पेपर चेक किया होगा। नितिन और शरद फेस टू फेस में कोई नहीं है? 25 के ऊपर एक भी नहीं है? हाँ, मजाक कर रहे हो यार। एनीवन हु इज 20 और अबव रेज योर हैंड्स। ओके, 5 लोग, ठीक है। एनीवन हु इज बिटवीन 15 to 20? ओके, एंड एनीवन हु इज बिलो 15? एनीवन हु इज इन माइनस? आगे, चलो बहुत बढ़िया। बच्चों 2 मिनट के लिए बिना कुछ पैकिंग किए बच्चों, मैं देखो, मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मेरे को जो बोलना है वो होता नहीं। अब कितना समय एक्सटेंड करना है 1:30 बजे के बाद में तुम्हारे हाथ में है। सब पैकिंग वैकिंग सब रोक दोगे तो ही बात करूंगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, बी स्टेडी। ओके, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लगता है 15% ऑन एवरेज। जितने लोग सीरियस लेवल पे 15 मार्क के अबव है, 15 से ऊपर, 15 या उससे ऊपर, हाथ रेस करो एक बार। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से हम गिन लेना, 550 से 600 एडमिशन फेस टू फेस के है। जितने लोग हाथ रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो 15-16% या 20% के आसपास होंगे। बच्चे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं लगाती। ये एक टेस्ट से हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं लगाती है, ऐसा कि हम रिजल्ट दे नहीं रहे। सिर्फ 2 टॉपिक्स थे, ताजा ताजा पढ़े थे, उसका रिवीजन भी करके दिया था, जिसके ऊपर नियरली तुमने 35 से 40 सवाल सॉल्व किए थे। फिर भी अगर अपना स्कोर 15 के नीचे है, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड ये था नहीं। आई विश कि 70-80% पॉपुलेशन अबाउट 20 रहती तो ये कुछ कंसिडरेट सिचुएशन रहता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम 20 के ऊपर नहीं है तो मेहनत और करनी पड़ेगी। और मैंने तो तुमको एक चीज बोली है, तुम करोगे, तुम नहीं करोगे तो मैं तो हालत में हाथ डाल के करवाऊंगा। अपन ने जो टेस्ट दिया है 60 से पहले तो 50%, 50 क्या 30-40% बच्चे अब्सेंट है। नेक्स्ट टेस्ट में मेरा रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जितने प्रेजेंट है उतने कृपया वापस अपीयर करे। कोई भी रिजल्ट आए, इट्स ओके, एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
और नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि तुम्हारा स्कोर ऑब्वियसली 60% के ऊपर हो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टेस्ट में 60% के ऊपर होगा तो लास्ट 3 घंटे में तकलीफ नहीं होगी। आप बात को जरा समझने की कोशिश करना। सिर्फ 2 टॉपिक थे छोटे, 1 घंटे का टेस्ट था, एसी में तुम बैठे हो, साइड में तुम्हारा दोस्त है, अभी अभी तुमने रिवाइज किया है। इस सिचुएशन में अगर तुम 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो तो 3 घंटे में जब 25 सवाल सॉल्व करने हैं, 8 पेपर का टेंशन है, एसी में तुम बैठे नहीं रहोगे, साइड में तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा, अभी अभी रिवीजन किया नहीं रहेगा, इन दैट सिचुएशन यू एक्सपेक्ट टू गेट मार्क्स अबव 50। ये कोई भी एंगल से लॉजिकल नहीं लगता। तुम बोलोगे उस वक्त हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत समय रहेगा, कंपेयर टू दैट टारगेट अभी के टारगेट में भी तुम्हारे पास समय है, क्योंकि यहां तो सिर्फ 2 ही टॉपिक है। ओवरऑल टेस्ट सबने जिन्होंने दिया, पहली बात तो मैं तुमको बधाई देना चाहूंगा कि एटलीस्ट तुमने डेयरिंग किया कि तुमने टेस्ट दिया। अब तुम उनकी हालत सोचो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, वो तो ऑलरेडी रेस के बाहर हो चुके हैं। ठीक है, और हमने इतना मेहनत किया है, 35 से 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, सब चीजें रिवाइज करके, इतना करने के बाद भी 15 मार्क्स के ऊपर जाना कितना डिफिकल्ट है तुम्हें समझ में आ रहा है। अब ये सोचो कि बाहर के लोगों के साथ तो क्या ही हो रहा होगा। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि हमको ये पूरे सीरीज में से बाहर निकलना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेस्टीज पॉइंट, इट्स अबाउट एंटायर महाराष्ट्र, इट्स अबाउट एंटायर इंडिया। इसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही बाहर निकलेगा। और दिस इज द फर्स्ट टेस्ट जिसमें तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि मार्क्स कमाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें जिन सवालों के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि तुमको लग रहा होगा कि मैंने लिखा मेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसी के अंदर तुम्हारे मार्क्स कटे होंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू डू द efforts, please be very in detailed and in depth in your efforts also। ठीक है, आज आई गेस सबके पेपर कंप्लीट हुए थे, बाद में मैंने मेंशन भी किया था कि लास्ट के 5-10 मिनट यूज कीजिए रीड करने के लिए। उस वक्त अगर आप और भी थोड़ा सीरियस काम करते तो 1-2 मार्क्स बच सकते थे। ठीक है, तुमको भी पता होगा कि ये सब चीजें हमने क्लास में की थी, पर टेस्ट में आके तुमने जम्मल कर दी। ठीक है, ऑब्वियसली आई हैव एक्सपेक्टेशंस, और मैं अगले टेस्ट में तुमसे और अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कमाए कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टेस्ट में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 60% के ऊपर रहे सब के सब, क्योंकि टेस्ट में 60% के ऊपर रहेंगे तो एग्जाम में ऑब्वियसली हम पास तो होने ही वाले हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो।